हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSB क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर 1 है, यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको सभी को पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि आपकी दीपावली के आसपास की जितने भी आपकी जैसे कि दीपावली के बीच में आपकी कुछ कुछ छुट्टियां पड़ गई हैं, कुछ छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से इधर बीच बहुत आप लोग व्यस्त भी रहेंगे क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो इस वजह से हम लोग इधर बीच आपका कोर्स नहीं करा रहे हैं। ठीक, कोर्स नहीं करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का बस आपका क्या करा रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप लोग पढ़ाई भी कर लीजिए, रिवीजन भी हो जाए और ज्यादा लोड भी ना लगे। ठीक, तो ट्यूसडे से आपके सारे कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे, यानी कोर्स शुरू होगा आपका 10 बजे चलेगा सामाजिक अध्ययन और 1 बजे आपका चलेगा शांति शिक्षा एवं सतत विकास जो भी है वो आपका चलेगा। लेकिन मंडे तक आपका लगभग यही चीजें चलेंगी। ठीक है, यही आपका चलेगा कि सीरीज के ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे वाले क्लास में यानी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 57 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम 58 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। यानी सूर्य और कमल का क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो देखिएगा, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर और आपका भास्कर। ठीक, उसके बाद कमल का पर्यायवाची है अंबुज, सरोज और आपका सरसेज। ठीक, ये आपके कमल का पर्यायवाची है और ये है आपका सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जहाँ पे आपकी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है वो तो आपका घर होता है ना। घर में क्या है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर यहीं पे अगर हम बात कर ले विद्यालय, तो विद्यालय में आपकी औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक, आपका जो देशज शब्द है किसे कहते हैं, इनका उदाहरण आपको भी बताना है। तो देखिएगा, देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति क्या होती है, अज्ञात होती है। यानी हमको यह नहीं पता होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वही आपका क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे हेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि, ये सभी आपके क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। यानी मातृभाषा क्या होती है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे माता पिता रह रहे हैं, माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं उन्हीं भाषा को जो हम सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं। तो ज्ञान के संचित कोष को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। यानी कि ज्ञान का जो कोष होता है, ज्ञान का जो भंडार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर यानी कितने वर्ण होते हैं। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में आपके कुल 52 अक्षर यानी 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें स्वरों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपकी 11 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 33 व्यंजन होते हैं। कितने, 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपका जो वर्णमाला है किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आप हमेशा से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक, तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं, ठीक, किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और वो हिंदी में प्रयोग आने लगे हैं, वही आपके
तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं वही हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आम, हाथ, आग आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइएगा। तो देखिएगा, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ठीक, और ये शब्द ज्यों की त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत का है वही आपका जो है हिंदी में भी प्रयोग होता है, वही आपका क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाता है, जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। ये सभी आपके क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइएगा। तो रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, ठीक, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, कान, कलम आदि, ये सभी आपके क्या है? रूढ़ शब्द है। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, यानी जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि, ये सभी आपके क्या है? यौगिक शब्द हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइएगा। तो देखिएगा, जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनका अर्थ जो है वो सामान्य ना होकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक, जैसे पंकज और जलद। पंकज यानी पंक धंजा, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ कौन? कमल। जलद यानी जल में जन्मा हुआ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। ठीक, मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताना है। तो देखिएगा, मुहावरा जो होता है उसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है। ठीक, लेकिन जो लोकोक्ति होती है इनका हम स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरा आपका एक वाक्यांश होता है और कहावत क्या है? आपका वाक्य। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। ठीक, तो आप चलिए देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संख्या कहा जाता है, सॉरी संज्ञा कहा जाता है। ठीक, संज्ञा किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान या फिर गुण दोष का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक, जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज, है ना। कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण दोष, इन शब्दों को जो बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। अगला प्रश्न है, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से पता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा, ये सभी आपके क्या है? संज्ञा के भेद है। चलिए, ये सब चीजें आप लोग को पता होगा। आप लोग जो पेपर वन पढ़ रहे हैं, आरंभिक स्तर पर, ये जो है भाषा एवं गणित की क्षमताओं का विकास, ये में इसमें आपको हिंदी पढ़ना है प्लस आपको मैथ पढ़ना है। ठीक, हिंदी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो चीजें हैं और मैथ का बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक, तो ये बहुत टफ नहीं है, एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत इजी है। बस हाँ, रिवीजन की आवश्यकता है। चलिए अब आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा कि ये बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक, सभी लोग बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित बताना है। तो देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, यानी संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका मैं, हम, तुम, यह, वह आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि राम
अच्छा लड़का है। ठीक, ये आपका क्या है, राम अच्छा लड़का है। ठीक, राम क्या है आपका, राम संज्ञा है। अब उसके बाद कहा जाता है राम अच्छा लड़का है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो जो ये वह शब्द यूज हो रहा है, ये संज्ञा के स्थान पे नहीं यूज हो रहा है, राम आपका संज्ञा है। अब इस संज्ञा के स्थान पे वह सर्वनाम प्रयोग हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है सर्वनाम के भेद बताइए, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कौन कौन से सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और आपका निजवाचक। कुल 6 सर्वनाम है। आपको अगर आपने अभी चीजें नहीं पढ़ी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट क्लास आपको प्लेलिस्ट बकायदे बनी हुई है, वहां से आप सारी क्लास कर लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां पे आप जुड़ जाइए, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दीपावली के बाद आपको इंग्लिश का, ठीक है, आपको मैथ का और साइंस की जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक, सेब, जैसे कि सेब खट्टा है ना, चतुर बिल्ली, यानी कि सेब क्या है आपका, संज्ञा है ना, और सेब कैसा है, खट्टा है, तो ये क्या है, इसकी सेब की विशेषता बता रहा है। बिल्ली कैसी है, चतुर है, तो बिल्ली की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के भेद कौन से हैं, 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और आपके संकेतवाचक विशेषण, ये आपके 4 प्रकार के विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो जिसमें किसी कार्य के होना या फिर किसी कार्य के करने का बोध हो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा। ठीक, तो इसमें जो है पढ़ा, ये आपका क्या है, क्रिया है। ठीक, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, गाना, ठीक है, घूमना, टहलना, सभी चीज आपकी क्या है, एक प्रकार का क्रिया है, एक प्रकार का कार्य है। अगर हम बात करें तो क्रिया के भेद आपसे पूछ रहा है, क्रिया के भेद बताइए। तो अगर कर्म के आधार पे है तो कर्म के आधार पे आपकी क्रिया कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और आपके अकर्मक क्रिया। ठीक, और अगर और पूछता है तो आपका कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य होता है, 3 प्रकार के और होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। ठीक, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। तो पठन का अभिप्राय क्या है, सस्वर या मौन पठन है। ठीक, तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, यानी पढ़ना, पठन का अभिप्राय है यानी पढ़ना, मतलब चाहे आप मौन वाचन करिए चाहे सस्वर वाचन करिए, ठीक, दोनों का अर्थ यही होता है, अर्थ ग्रहण करना। और जो वाचन का अर्थ होता है वो होता है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है निम्न में समास बताइए, यानी कि आपसे पूछ रहा है इसमें कौन कौन सा समास है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद दशानन, तो दशानन में आपका कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पंचानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। नवग्रह में कौन सा समास है, आपका द्विगु समास है। और चतुर्भुज में आपका कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 83, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में, यानी आदि मतलब होता है पहले, तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले
लग कर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो उपसर्ग का एक एग्जाम्पल आप कमेंट में जो है ऑफलाइन कमेंट करिए ताकि पता चले कि हाँ आप सब लोग पढ़ रहे हैं। दीपावली की छुट्टियों में आप जो है टाइम निकाल के आप सब पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं ना। तो प्रत्यय का भी एग्जाम्पल फटाफट कमेंट में लिख के बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, ससर वाचन किसे कहते हैं? ठीक, तो ससर वाचन स्वर युक्त होता है। ठीक, यानी इसमें आवाज निकलती है, यह बोल कर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण कैसा होता है? स्वर युक्त होता है। इसमें बालक कम सीख पाते हैं। ससर वाचन क्या होता है? इसमें बच्चे बोल बोल के चीजों को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मौन वाचन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य को होठ हिलाए बिना चुपचाप पढ़ा जाता है उसे हम मौन वाचन कहते हैं। यानी कि जिसको हम मन में अपने पढ़ते हैं, बिना आवाज के पढ़ते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। इसमें जो कक्षा का वातावरण होता है वो बहुत शांति वाला होता है, बिल्कुल शोर नहीं होता है। ठीक, इसमें बच्चे क्या होते हैं? ज्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है? गद्य के लिए या फिर पद्य के लिए? तो जो मौन वाचन होता है वो गद्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्यों? तो क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। नहीं, पद्य का उपयोग जो है मौन वाचन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें उसका अर्थ बताया जाता है कि अच्छा ये काव्य है, इसका अर्थ ये निकल रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। ठीक, तो वाचन गति का विकास करना, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना। ठीक है, शब्द का लक्षार्थ जान लेना, उसके बाद पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना। ये आपका क्या है? जो है मौन वाचन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? तो मौन वाचन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका गहन वाचन और दूसरा है आपका द्रुत वाचन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल बताइए या फिर भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। तो जो भाषाई कौशल है उसका जो है क्या है? सुगोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही आपके क्या है? चार भाषाई कौशल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख का क्या महत्व है इसको लिखना है। तो देखिएगा क्या होगा सुलेख का महत्व। डॉक्टरी पर्ची में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। ठीक, और सुलेख का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से हमारे शब्दों में सौंदर्यता है उसी प्रकार से हम कलम से अगर कागज में लिख रहे हैं तो वही सुंदरता हमारे लेख में ही उतरे। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। ठीक है,
तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। अगर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना है तो कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि यही है कि विद्यालय में अगर कोई भी विषय पढ़ाया जा रहा है तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। ठीक। दूसरा है उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। ठीक। अगला है भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। ठीक। और अगला है बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। तो अपने से जो छोटे के लिए शब्द यूज किया जाता है वो क्या होता है? प्रिय, हितैषी, अनुज और शुभ चिंतक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अव्यय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अव्यय क्या है? अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक। अर्थात शब्द जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, वही आपका अव्यय कहलाता है। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये सभी क्या है? आपके अव्यय हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है अनुनासिक ध्वनि युक्त चार शब्द बताइए। तो अनुनासिक ध्वनि जो शब्द है वो कौन कौन से? धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। ये जो है यही आपका क्या है? अनुनासिक का चिन्ह है। ठीक। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? विच्छेद बताइए। ठीक है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? विच्छेद सहित बताइए। तो आपके ए, औ ये सभी क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक। अ प्लस ई से मिलके आपका ए बना है। अ प्लस उ से मिलके आपका ओ बना है। अ प्लस ए से मिलके आपका आई बना है और आ प्लस औ से मिलके आपका अ बना है। बात आई समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया, ये आपके कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। ठीक। तो जैसे बच्चे को अगर लिखना सिखाना है तो किस पद्धति के द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे? पहला है आपका सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, यानी पहले रेखाएं खींचेंगे। ठीक। खंड लेखन विधि, रेखानुसरण विधि, अनुलेखन विधि और आपका स्वतंत्र लेखन विधि या फिर तुलना विधि या फिर मॉन्टेसरी विधि। ये सभी लेखन पद्धति की मतलब कि लिखने को सिखाने के लिए ये सारी पद्धति है। ठीक है। बात आई समझ में? तो चलिए ठीक है, फिर आज हमने 99 क्वेश्चंस किया है। इसके आगे की जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और देखिएगा मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस वजह से इधर बीच हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरीज को सॉल्व करा रहे हैं। आपका ट्यूसडे से अगर हम बात करें तो आपके जो है सिलेबस फिर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। आपका 29 तक सिलेबस चला है, उसके बाद अब आपका जो इधर बीच का टाइम है 3-4 दिन की गैपिंग, इसमें सीरीज कराया जा रहा है क्योंकि आप सभी व्यस्त होंगे, है ना, आप सभी बिजी होंगे। तो उसमें से आप आधा घंटा निकाल के रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी जुड़ जाएं। ओके, फिर क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।